बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिसमें करनी लगी है, जौन सी संख्या कोई भी हो, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसमें करनी लगी है तो इसका मतलब है वह अपरिमेय है, और अगर करनी नहीं लगी है तो वह परिमेय है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जिसमें करनी नहीं लगी है उसमें दशमलव अशांत ना हो। बस सिंपल सी चीज है। आप जैसे पहली संख्या देख सकते हैं, इसमें करनी लगी हुई है, तो यह है अपरिमेय। अपरिमेय बहुत ही सरल है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 3 धन करणी 23 माइनस करणी 23। चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो आएगा 3 धन करणी 23 और माइनस करणी 23। तो यहाँ से प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3, और 3 पर कोई करनी नहीं लगी है। इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, अर्थात इसे अंश बाहर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 2 करणी 7 बटे 7 करणी 7। ये बटे के रूप में है, तो यदि हम इसको, ये ऊपर से कैंसिल हो रहा है करणी 7, तो बचेगा 2 बटे 7, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जो दिया हुआ है 1 बटे करणी 2, तो इसमें जो कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा, और नीचे लिखा है करणी वाली संख्या। तो जब भी करणी वाली संख्या हो तो उसे बोलते हैं अपरिमेय। इसके बाद नेक्स्ट है 2 पाई। तो हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय है, तो जब 2 का गुणा उसमें होगा तो वह भी अपरिमेय ही रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे अपरिमेय। क्योंकि पाई का मान 50 स्थानों तक से भी ज़्यादा होता है, ये अशांत दशमलव में होता है, इसलिए यह भी क्या है, अपरिमेय। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजनों में प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में 3 प्लस करणी 3 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करणी 2। तो ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको ही लिख लेते हैं। 3 प्लस करणी 3, 2 प्लस करणी 2, ये लिख लेते हैं। उसके बाद यहां आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट कोई भी आप चुन लीजिए और उसके कॉमन निकालना है, या उसको हम, जैसे इस ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं, इस ब्रैकेट में भी 2 संख्याएं हैं, तो इसमें से पहले ब्रैकेट के 3 का गुणा इन दोनों में होगा, और पहले ही ब्रैकेट का इस वाली दूसरे पद का गुणा भी इन दोनों में होगा। तो आपको क्या करना है, पहला पद यहाँ ये वाला लिखना है, और ये वाला कोष्टक इसके साथ लिख देना है, 2 प्लस करणी 2। अभी हमने ये लिखा था और ये वाला ब्रैकेट पूरा यहां लिख दिया है। अब हमें लिखना है धन करणी 3, और फिर से यही वाला ब्रैकेट लिख देना है। बिल्कुल ही सरल है। आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट में से पहला पद लिख के दूसरा ब्रैकेट यहां लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, पहले ही ब्रैकेट का जो बचा है चिन्ह समेत लिख के आपको यही ब्रैकेट यहां लिख देना है। जो पहले लिखा था वही ब्रैकेट यहां लिख देना है। इसके बाद अब 3 का गुणा इसमें भी करना है और 3 का गुणा इसमें भी करना है। तो चलिए करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस प्लस लगा है तो प्लस 3 का करणी 2 में, तो हो जाएगा 3 करणी 2 प्लस, यहां देखिए आप क्या करना है आपका, जब ये ऐसा गुणा होता है, जैसे 3 का करणी 2 में हुआ तो 3 करणी 2 इसलिए आया क्योंकि जब अगर कोई भी संख्या का करणी 2 में करते हो तो पहले संख्या लिख जाती है,
फिर करणी लिख जाती है। जैसे यहाँ है करणी 3 का 2 में, तो पहले संख्या लिख जाएगी और फिर करणी लिख जाएगी इस तरीके से। और अगर करणी करणी का हो तो अंदर अंदर गुणा हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा होता 3 करणी के भीतर, यहाँ लिखा होता करणी के भीतर 2, जैसे मैं आपको बताता हूँ रफ में। तो जैसे अगर लिखा होता करणी 3 और यहाँ लिखा होता करणी 2, तो ऐसी स्थिति में 3 दूनी 6 हो जाता है करणी के भीतर। लेकिन अगर लिखा है करणी 3 और 2, तो ऐसी स्थिति में 2 संख्या आगे लिख जाती है और करणी पीछे लिख जाती है। ये आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ हमने किया है करणी 3 का 2 में, तो एक करणी वाला है और एक बिना करणी वाला है, तो संख्या को आगे लिख दीजिए और करणी को पीछे लिख दीजिए। इसके बाद आप देखिए ये वाला केस है करणी 3 का करणी 2 में, करणी करणी वाली दोनों संख्या है, तो आपको क्या करना है कि गुणा कर देना है, जैसे मैंने अभी समझाया था। तो करणी 3 और करणी 2 का हो जाएगा करणी 6, करणी करणी में गुणा हो जाता है। और एक और इसका नियम होता है, यदि आपके पास यदि समान संख्या करणी में हो, जैसे करणी 3 गुणित करणी 3, तो इसमें क्या होता है 3 बाहर आ जाता है। समान संख्याओं में जो भी है वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे करणी 5 गुणित करणी 5 होता तो वो 5 बाहर आ जाता। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब हम इसको ऐसा लिखते हैं, जैसे करणी 3 गुणित करणी 3 लिखा है, और जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं करणी 3 गुणित करणी 3, तो ये 3 की जोड़ी बन जाती है, इसलिए 3 बाहर आ जाता है, वर्गमूल हो जाता है। 9 का वर्गमूल होता है 3। तो वैसे भी नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, करणी 3 तो 3 बाहर, करणी 5 तो 5 बाहर, करणी 6 गुणित करणी 6 तो 6 बाहर, इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप क्या किया था, सबसे पहले आपने पहले ब्रैकेट का ये बाहर निकाला, ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, फिर ये जो बचा है इसको बाहर निकाला, फिर ये ब्रैकेट बाहर, ये फिर से लिख दिया। इसमें 3 का गुणा इसमें भी किया, 3 का गुणा इसमें भी किया, इसी प्रकार करणी 3 का गुणा इसमें भी किया, करणी 3 का गुणा इसमें भी किया। तो ये स्टेप आ गया। इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 और संख्या है नहीं कि संख्या में संख्या जुड़ जाए। करणी 2 वाला नहीं है, ये तो करणी 3 वाला है, तो ये आपस में नहीं जुड़ पाएगा। तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 और दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस रूट 3। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले ये लिख लेना है जो दिया हुआ है। ये है 3 धन करणी 3, 3 माइनस करणी 3, ये लिख लिया। अब यदि आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो ये सर्वसमीका लगी हुई है a प्लस बी, a माइनस बी, और आप इसको a मान सकते हैं, इसको b। तो एक सर्वसमीका होती है जो कि a प्लस बी, a माइनस बी का आंसर होता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे a का मान कितना है 3, b का मान कितना है करणी 3, और दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस। तो ये कोष्टक इससे मैच करता है। और यहाँ भी a का मान 3 ही है और b का मान करणी 3 है और माइनस लगा है, ये कोष्टक इससे मैच करता है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि जो ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको a वर्ग माइनस बी वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। a का मान कितना है 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3, और b का मान करणी 3, और बीच में लगा है माइनस, और इस पे क्या हो जाएगा वर्ग। यहाँ करणी नहीं है, a का मान ओनली 3 ही है, तो 3 का वर्ग 9 और करणी 3 का वर्ग 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है करणी 5 प्लस करणी 2 का वर्ग। तो इसको आपको
सर्वसमीका से भी आप कर सकते हैं, और यदि आपको सर्वसमीका कठिन लगती है तो कोई बात नहीं, बिना सर्वसमीका के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस इसको सबसे पहले आपको लिखना है करणी 5 प्लस करणी 2, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा। इसके बाद वर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है, इसे 2 बार लिखिए, करणी 5 प्लस करणी 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में करणी 5 प्लस करणी 2, इस तरीके से। अब आपको वैसी ही प्रोसेस करनी है जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। सबसे पहले आपको पहले ब्रैकेट का करणी 5 लेकर दूसरा ब्रैकेट पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है, जो करणी 5 प्लस करणी 2 बनता है। इसके बाद पहले ही ब्रैकेट का जो अब बचा है प्लस करणी 2, इसे लेते हैं और इसे पूरा लिख देते हैं करणी 5 प्लस करणी 2। फिर से समझ लीजिए, आपको क्या करना है, वर्ग लगा है तो 2 बार लिख देना है। 2 बार लिखने के बाद पहले ब्रैकेट का करणी 5 लिखने के बाद दूसरा ब्रैकेट उससे चिपका देना है, उसके साथ ही लिख देना है। इसके बाद करणी प्लस करणी 2 या माइनस करणी 2 जो भी आपका हो, चिन्ह समेत लिख के आपको ये फिर से लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। करणी 5 का करणी 5 में करोगे तो मैंने बताया था कि समान संख्याएं जब भी करणी में होती हैं और उनका आपस में गुणा होता है तो वो संख्या सिंगल बाहर आ जाती है। करणी 5 का करणी 5 में करोगे तो 5 बाहर आएगा, करणी 6 का करणी 6 में करोगे तो 6 बाहर आएगा। ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद करणी 5 का करणी 2 में करोगे तो मैंने बताया था कि करणी में करणी भीतर वाली संख्याएं आपस में गुणा कर लेती हैं, तो ये हो जाएगा करणी 5 गुणित करणी 2 बराबर करणी 10। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा, करणी 2 और करणी 5 में आ जाएगा करणी 5 दूनी 10 प्लस करणी 2 का करणी 2 में हुआ तो आप बताएंगे कि कितना आएगा, तो आंसर है करणी 2 का करणी 2 में हुआ। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 5 और 2 जोड़ने से आया 7, और प्लस करणी 10 का करणी 10 में गुण जोड़ना हो गया, तो ये करणी 10 आपस में जुड़ गए तो हो गया 2 करणी 10, क्योंकि एक करणी 10 एक करणी 10 हो गए 2 करणी 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ब्रैकेट √5 माइनस √2, दूसरा ब्रैकेट √5 प्लस √2। तो इनका हमें आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए आपको इसमें देखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें एक बार ऋण लिखा है, एक बार धन। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने पहले किया हुआ था दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें लेकिन ऋण वाली संख्या को पहले लिख दिया गया है और धन वाली संख्या को बाद में। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यही लिख देना है करणी 5 माइनस करणी 2 और करणी 5 प्लस करणी 2। इसके बाद आपको यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी सर्वसमीका लग रही है जो कि है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a वर्ग माइनस बी वर्ग। अब आपको देखना है और समझना है कि कैसे। यहाँ a लिखा है, a का मान करणी 5 है, और b लिखा है, b का मान करणी 2 है, और बीच में लगा है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा है, तो ये वाला ब्रैकेट इससे मैच होता है। यहाँ करणी 5 है, यहाँ a है, तो a का करणी 5 मान हो जाएगा, और प्लस लगा है तो प्लस b का मान करणी 2, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। दोनों ब्रैकेट a माइनस बी के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसको हम a वर्ग माइनस बी वर्ग लिख सकते हैं। a का मान है करणी 5, तो करणी 5 का वर्ग, और b का मान है करणी 2, तो करणी 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा करणी 5 का वर्ग सो करणी 5 गुणित करणी 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है करणी 5, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं करणी 5 गुणित करणी 5,
और माइनस करनी 2 को लिख सकते हैं करनी 2 गुणित करनी 2 वर्ग लगा है क्योंकि तो मैंने बताया था समान करनी आपस में गुणा होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए 5 बाहर, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 5 में से 2 चला जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सरल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई जो है, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि जब उन्होंने पूछा है कि जो पाई का मान है वो c बटे d है, यानी कि परिधि और व्यास का अनुपात ही क्या होता है? पाई होता है। तो सीधी सी बात है, तो किसी वृत्त की परिधि निश्चित होती है और उसका व्यास भी निश्चित होता है। जैसे परिधि मान के चलिए 6 मीटर है और व्यास 2 मीटर है, तो फिर इस हिसाब से तो व्यास अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर पाई का मान तो 3 होना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन पाई का मान तो अपरिमेय होता है, पाई का मान अपरिमेय होता है, इसका मतलब ये कभी समाप्त ना होने वाला होता है, यानी कि अशांत दशमलव होता है। तो ये कथन इसके अपरिमेय होने का अंतर्विरोध करता है कि नहीं ये तो परिमेय है। तो इसका आंसर है बिल्कुल कि ये जो बात है ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम परिधि नापते हैं तो हम ये जैसे हमने लिखा 6 मीटर, तो ये एग्जैक्टली 6 मीटर नहीं होती है, उसका सन्निकट मान होता है। इसी तरीके से जो मैंने व्यास लिखा 2 मीटर, तो ये एग्जैक्टली व्यास 2 मीटर नहीं होता है, ये उसका सन्निकट मान होता है। थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, इसलिए पाई का मान शुद्ध प्राप्त नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में पाई का मान अपरिमेय ही बना रहता है, इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं जो मैंने समझाया है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जो है संख्या रेखा पर हमें √9.3 को निरूपित करना है। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।